नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 40 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या होता है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा होता है, दूसरे में कहा गया प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, तो ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पार्लियामेंट में तीनों होते हैं, प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। देखिए ये नई बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, नया चैम्बर्स है लोकसभा राज्यसभा का। तो ये लोकसभा का है, ग्रीन से है इसका बैकग्राउंड, और राज्यसभा का है तो ये ऑरेंज से है, मतलब ये नारंगी से है। ठीक है, केसरिया रंग से है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। द सिस्टम ऑफ हैविंग टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो देखिए जहाँ पर पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो उसको बाई कैमरल कहते हैं। ठीक है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात अगर करी जाए तो ये टू हाउसेज की बात करता है, और इंडिया में दो हाउसेज हैं, जैसे लोकसभा है और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। स्टेट में भी देखेंगे आप तो स्टेट में हर जगह बाई कैमरल नहीं है, केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाले हैं। जैसे कौन कौन है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और एक और है जिसका नाम है कर्नाटका। तो ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बाई कैमरल मतलब दो सदन आपको देखने को मिलेंगे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। बाकी हर स्टेट में केवल एक ही हाउस है जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं लोकसभा में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो करंटली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मेंबर जो हो सकते हैं वो है 550। ठीक है, पहले 552 था क्योंकि दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो इससे मैक्सिमम की स्ट्रेंथ हो सकती है 550। हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा, तो लोकसभा को कौन प्रिसाइड करता है, लोकसभा को स्पीकर प्रिसाइड करते हैं और राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं। तो मतलब जो भी मीटिंग होगी उसका प्रिसाइड जो होगा, प्रिसाइड का मतलब ऐसे समझ सकते हो उस मीटिंग को कंडक्ट कौन करता है, तो लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। देखिए राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। अब देखिए जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे डायरेक्ट बाय द पीपल तो बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा की अगर पूछा जाता तो इसमें ए ऑप्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपल होता है। राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो एमपीज और एमएलए दोनों नहीं, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं ये राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करके भेजती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मेनली इंस्पायर्ड बाय। अब देखिए इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस कंट्री से इंस्पायर्ड है, तो यूएसए से नहीं है, ब्रिटेन से है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इज शेप लाइक अ, तो जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका शेप कैसा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। पहला सर्कल दिया है, दूसरा स्क्वायर दिया है, नहीं तो ट्राइंगल शेप का है, आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, तो इसका शेप आप देखिए थोड़ा सा ट्राइंगल जैसे ही आपको लगेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा होगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल जैसा शेप है। ठीक है, यही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है। ठीक है, देखिए इसमें कहा भी गया है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग संसद भवन इन न्यू दिल्ली, कहाँ पर लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और पहले जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो ये वाली थी, इसको भी आप लोग ने देखा होगा, ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेंगोल प्लेस्ड इन न्यू पार्लियामेंट्स नियर स्पीकर चेयर सिंबलाइजेज। अब जो सेंगोल है ये क्या सिंबलाइज करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया पावर एंड लग्जरी, नहीं। धर्म एंड राइचियस रूल, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये धर्म को सिंबलाइज कर रहा है, राइचियस रूल को सिंबलाइज कर रहा है। ये आप देख सकते हैं सेंगोल है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है सेंगोल के जो टॉप पे है वो कौन सा एनिमल है, तो ये बुल है। ठीक है, कौन है, बुल है। चोल एम्पायर का है, ये चोल पीरियड से बिलोंग करता है, बात ये याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म और राइचियसनेस को ये एक तरीके से रिमाइंड कराता है।
ठीक है, यहाँ पर 9th में बी ऑप्शन सही है। ट्रांसलेशन इन पार्लियामेंट इज नाउ अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, तो कितने लैंग्वेजेस में जब मतलब पार्लियामेंट होती है तो उसका ट्रांसलेशन चलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंटरप्रिटेशन जो भी होता है वो 18 लैंग्वेजेस में अब अवेलेबल है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th पे आते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। देखिए इंडिया में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, ये क्या है, राइट टू वोट है। ठीक है, गिव्स द राइट टू वोट एट एज ऑफ, तो किस एज पे राइट टू वोट देती है, तो ये एज 18 पे देती है। पहले 21 था, बाद में अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये 18 कर दिया गया। तो अब 18 साल या 18 साल से ऊपर जो भी है वो वोटिंग राइट वो उसके पास आ जाता है अगर वो इंडियन सिटीजन है तो। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, तो जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं किसी भी मिनिस्टर किसी भी गवर्नमेंट में, उन्हीं को कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये किसको मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ आफ्टर, अब देखिए कोई भी बिल है, बिल आपका अगर देखेंगे राज्यसभा भी ला सकता है, लोकसभा भी ला सकता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा ने बिल को पेश किया तो यहाँ से बिल पास होगा, फिर राज्यसभा से बिल पास होगा, अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है, ठीक है, तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। फिर बाद में उसको पब्लिश किया जाता है गैजेट में। ठीक है, तब वो फाइनली इन्फोर्स होता है। तो प्रेसिडेंट एक्सेंट की जरूरत होती है तब बिल जो है वो लॉ बनता है, यह बात याद रखिएगा। और अगर यही चीज़ स्टेट में होती तो स्टेट के जो लॉज होते हैं, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड जो लॉज होंगे उसमें गवर्नर की कंसेंट की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइप ऑफ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, तो कौन सा ऐसा बिल है जो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो ऑर्डिनरी बिल सिंपल बिल्स होते हैं, ये राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही पेश किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही पेश किए जा सकते हैं। मनी बिल जो है ये मेनली मनी मैटर्स जो भी होते हैं उससे रिलेटेड होता है, टैक्सेस से रिलेटेड होता है, और ये हमेशा लोकसभा में ही केवल पेश किया जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, मनी बिल पर मेन अथॉरिटी जो है वो लोकसभा की ही है। अगर राज्यसभा चाहे भी तो इसको रोक नहीं सकती है, केवल 14 डेज के लिए इसको मनी बिल को रोक सकती है। अगर मान लीजिए 14 डेज तक राज्यसभा कोई डिसीजन नहीं लेती है तो इस बिल को अपने आप से पास मान लिया जाता है। और राज्यसभा जो है वो मनी बिल पे कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, प्रपोज कर सकती है लेकिन कर नहीं सकती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन आर इन पार्लियामेंट मेनली फॉर, अब देखिए क्वेश्चन आर जो होता है पार्लियामेंट में वो किस लिए बनाया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। होल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्टर्स की मेनली अकाउंटेबिलिटी, वो मिनिस्टर्स ही होते हैं मेनली, क्वेश्चन आर रखा गया है। स्टैंडिंग कमेटी इन पार्लियामेंट आर, अब देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट में होती हैं वो क्या होती हैं आपको बताना है। टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी नहीं होती हैं, परमानेंट नेचर की होती हैं। ठीक है, एडहॉक कमेटीज कुछ होती हैं, एडहॉक, अगर एडहॉक लिखा होता तो ये टेम्परेरी कमेटीज होती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हु गिव्स एक्सेंट टू बिल्स पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अभी हमने आपको बताया था दोनों हाउस से पास हो गया बिल तो कौन उस पर एक्सेंट देगा, प्रेसिडेंट देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ओनली गलत है, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, यही कौन है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताया था, इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो ये सबके सब कौन आते हैं, किस में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। द प्रोसेस बाय विच एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, डिस्कस ईच क्लॉज ऑफ बिल इज कॉल्ड, तो देखिए हर एक क्लॉज को जब डिस्कस किया जाता है किसी बिल के, पूछा गया है, क्वेश्चन आर नहीं कहा जाता, जीरो आर भी नहीं कहा जाता, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन कहा जाता है। तो हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट में होता है सब। विच
कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन इज परफॉर्म बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या परफॉर्म करता है? पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। दूसरा फ्रेमिंग। अब देखिए फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा, स्टेट इलेक्शंस को कंडक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, ठीक है, तो ये भी गलत है। रिव्यूइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कराता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब जो लोग वोट देते हैं, ये आम जनता नहीं होती है, केवल इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स केवल वोट देते हैं। और किसके इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए? याद रखिएगा, लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली आप अगर देखेंगे यूटी में भी होती है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, इन सब में अगर सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की तो वो, और दूसरा स्टेट्स, ठीक है। और केवल याद रखिए इलेक्टेड मेंबर्स देते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ वोटिंग नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं ये वोट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज इंश्योर्ड थ्रू। देखिए तो एनुअल बजट अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, यही बिल्कुल सही है कि एक एनुअल बजट आता है और उससे पार्लियामेंट क्या करती है? अप्रूवल देती है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी उस एनुअल बजट को तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको रिजाइन करना पड़ जाएगा। तो हालांकि ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है और ये आसानी से अप्रूव हो जाता है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि रिजाइन करना पड़ जाए। द फर्स्ट लोकसभा इंस्टीट्यूटेड इन, तो पहली जो लोकसभा हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेनली 1951-52 की बात होती है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं। द 18th लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो 18th लोकसभा है और ये जून 2024 में बनी थी। चलिए आप ये बताइएगा 18th लोकसभा में जो इलेक्शंस हुए थे, जिसको जनरल इलेक्शंस कहा जाता है, वो कितने फेज में हुए थे? ठीक है, पूरे ओवरऑल कंट्री में होते हैं तो कितने फेज में इलेक्शंस हुए थे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी ने बाकायदा डायग्राम देके बताया है। तो पहले इंट्रोडक्शन होता है किसी भी हाउस में, ठीक है, इसके बाद बिल पढ़ा जाता है, रीडिंग ऑफ बिल होती है, फिर बिल को जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, परमानेंट कमेटी होती है, उस पर भेजा जाता है, रिफर किया जाता है, टेकन अप फॉर कंसिडरेशन और पासिंग, और फिर इस पे मतलब कंसिडरेशन इस पे किया जाता है, पास करने के लिए इसको फिर से लाया जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, अमेंडमेंट होते हैं, उस पर वोटिंग होती है, फिर जो फाइनल बिल बनता है उस पर वोट होता है, ठीक है। पहले हाउस में ये सारी चीज़ें हुई और यही प्रोसेस जो है दोबारा दूसरे हाउस में रिपीट किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट एसेंट देता है और लास्ट में गेजेट नोटिफिकेशन होती है। तो लास्ट जो प्रोसेस है याद रखिएगा, गेजेट नोटिफिकेशन होता है, तभी जो बिल है वो एक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा रिप्रेजेंट्स, अब राज्यसभा क्या रिप्रेजेंट करती है? तो पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली ये लोकसभा रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से आते हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। तो ये मेनली स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन राज्यसभा। तो कौन सा ऐसा फीचर है इंडियन फेडरलिज्म का जो रिप्रेजेंट किए, मतलब जो रिफ्लेक्ट होता है राज्यसभा में? तो सेंटर का डोमिनेंस गलत है, लोकल गवर्नमेंट पावर दूसरा दिया है, तीसरा दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द यूनियन पार्लियामेंट। आप समझ गए होंगे इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि पार्लियामेंट में भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Who is the nominal head of executive in India? देखिए दो तरीके के हेड होते हैं, एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। तो रियल हेड अगर हेड में प्रेसिडेंट ही आएगा, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड बाय। वही देखिए रियल हेड आपसे पूछना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया है लैंग्वेज को और कह दिया है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है। तो ये मेनली प्राइम मिनिस्टर और इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके पास रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर,
अब देखिए प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है, ठीक है। जनता क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लोकसभा में भेजती है, और जिस भी पार्टी का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होता है, उस पार्टी के हेड को, मतलब वो पार्टी क्या करती है, एक अपने हेड को चुनती है, और उस चुने हुए हेड को प्रेसिडेंट बुलाता है, ठीक है, बुलाती है जो भी है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो अगर मेजॉरिटी होती है तो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है प्रेसिडेंट। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देगा प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो डायरेक्ट इलेक्शन बिल्कुल गलत है, बाय रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा भी गलत है, लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी कोएलिशन इन लोकसभा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। या तो सिंगल पार्टी है तो ठीक है, और अगर मान लिया सिंगल पार्टी नहीं कोएलिशन है, जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो इसी को कोएलिशन कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। 29 पे आते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू, बताया था अभी हमने आपको, लोकसभा हो जाएगा इसमें आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए कौन सा एग्जीक्यूटिव फंक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। इन्फोर्सिंग लॉज, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा। पासिंग द बजट, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज और अपॉइंटिंग गवर्नर्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें गलत होगा। पासिंग द बजट ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं होता है, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन नो पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा द प्रेसिडेंट में, अगर मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसको फुल मेजॉरिटी मिली है लोकसभा में, प्रेसिडेंट पार्टी फॉर्म करने के लिए, या एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार बनाने के लिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो कॉल फ्रेश इलेक्शंस इमीडिएटली बिल्कुल गलत है। यूज डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट पीएम, ठीक है। तो वो अपने डिस्क्रिशन से जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, जैसे मान लीजिए 3 पार्टीज हैं, ए बी सी टी, 4 पार्टीज हैं, इसको मान लीजिए 48% वोट मिले, इसको 30% वोट मिले, इसको जो रिमेनिंग मान के चलिए 10% वोट मिले, और इसको जो रिमेनिंग वोट मिले, तो अब सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी है इसी के हेड को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा भैया आइए और अपनी सरकार बनाइए, ठीक है। अब ये करेंगे क्या इनके लीडर्स, तो इनके लीडर्स कहीं से अपनी दूसरी पार्टी को अपनी पार्टी में जोड़ने की, कोएलिशन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो मेजॉरिटी से आपकी सरकार बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री रिजाइंड एज रेलवे मिनिस्टर इन 1956 बिकॉज। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मिनिस्टर थे ये उस समय, और इन्होंने रिजाइन कर दिया था 1956 में। क्यों रिजाइन किया था? ही लॉस्ट दी मेजॉरिटी इन लोकसभा, नहीं। अ ट्रेन एक्सीडेंट अकर्ड इन हिज मिनिस्ट्री, तो इनकी मिनिस्ट्री में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब का हाल अगर आप देखेंगे तो कितने सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन कोई रिजाइन नहीं करता है। लोग केवल ये कहते हैं कि ट्रेनें हैं, दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, और बहाने बताते हैं, लेकिन इन लोगों से, इन लीडर से कुछ सीखने की जरूरत है सबको। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इनके बारे में ये चीज़ कही गई थी, इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि यही है कि इन्होंने मॉरल उस पर, मतलब मॉरल एक डिसीजन लिया था और इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया था, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम है जय जवान जय किसान। द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब देखिए सिविल सर्वेंट्स का मेनली काम क्या होता है, मेकिंग लॉज ऑन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में लॉज बनाना काम इनका नहीं है। दूसरा दिया गया है कंडक्टिंग इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, ये बिल्कुल सही है। तो सिविल सर्वेंट्स का मेनली काम क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी लॉज बनाए गए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना ग्रास रूट लेवल पे, ये इनका काम होता है। 34th पे आते हैं, हु कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जो वर्क होता है वो कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं मेनली, ठीक है। तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है सारी मिनिस्ट्रीज में, वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही मेनली करते हैं, क्योंकि यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं।
Which house of parliament has power to remove the council of ministers by passing a no confidence motion? तो no confidence motion कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किसको होती है? आंसरेबल होती है लोकसभा को, रिस्पॉन्सिबल लोकसभा को है, तो लोकसभा ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके इनको खत्म कर सकती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 क्वेश्चन कह रहा है द प्रेसिडेंट कैन सम्मन एंड प्रोरोग्यू, सम्मन मतलब होता है बुलाना और प्रोरोग्यू मतलब एक तरीके से खत्म करना, ठीक है, आगे बढ़ा देना, ठीक है, खत्म कर देना, पार्लियामेंट ऑन एडवाइस ऑफ, तो किसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को बुलाता है या स्थगित करता है, ठीक है, खत्म करता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहला यही इसका सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, तो 36 में भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं, उनको और कोई खास काम नहीं होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is an example of moral responsibility of minister? अब देखिए कोई भी moral responsibility क्या होती है minister की, तो रिफ्यूजिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल गलत है, रिजाइनिंग आफ्टर फेलियर इन मिनिस्ट्री, अब मान लीजिए मिनिस्ट्री में किसी भी तरीके का कोई फेलियर होता है, जैसे भी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि इनके रेलवे मिनिस्ट्री के दौरान, ठीक है, क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया मॉरल ग्राउंड पे, तो यही एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मिनिस्टर की होनी चाहिए। द बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज, अब यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट होता है ये इसके बारे में पूछा गया, प्रिपेयर्ड बाय पार्लियामेंट, नहीं, प्रिपेयर्ड बाय एग्जीक्यूटिव, तो इसको एग्जीक्यूटिव बनाती है और अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट अप्रूव करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, हु एक्ट्स एज लिंक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में लिंक का काम कौन करता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट ऑफ गवर्नमेंट चेक्स वेदर एग्जीक्यूटिव एंड एक्शन वायलेट्स दी कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कहीं भी वायलेशन हो रहा है तो इसको चेक करने का काम कौन करेगा, ठीक है, तो ये चेक करने का हमेशा जुडिशरी करती है, और अगर कोई भी ऐसा लॉ बना जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो उस लॉ को ये नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है जुडिशरी, और जुडिशरी मेनली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी वैसे कर सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी होती है इसके पास में, ठीक है, सबसे बड़ी बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस थे 40 हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यू लिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।